आज हम उस छिपी हुई शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके भीतर है। मतलब एक ऐसी चीज जो हमारे शरीर को ठीक कर सकती है, हमारी आदतों को बदल सकती है और सफलता को हमारी ओर खींच सकती है। हम बात कर रहे हैं हमारे अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड की। और इस विषय की गहराई में उतरने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम पर आधारित एक ऑडियो बुक का सार, जो इस फील्ड के पायनियर माने जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा है इसी किताब पर बना एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब वीडियो जिसमें इन आइडियाज को बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। हाँ, वो वीडियो काफी अच्छा है। तो आज हमारा मिशन है इस भीतरी खजाने के ताले को खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी बात, हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य हो, पैसा हो या फिर सफलता। हाँ, तो चलिए इस गहरी और रहस्यमयी दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग असल में दो हिस्सों में काम करता है। एक तो है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। हाँ, जो हमारा लॉजिकल दिमाग है। एग्जैक्टली हाँ। जो सोचता है, सवाल करता है, दिन भर के फैसले लेता है। हाँ। लेकिन फिर आता है दूसरा हिस्सा, अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। और असली खेल तो वहीं पर है। ये तर्क नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, इसका काम बस आदेशों को मानना है। और यही हमारी आदतों को, हमारी भावनाओं को और यहाँ तक कि हमारे शरीर के फंक्शंस जैसे दिल का धड़कना और सांस लेना, इन सब को भी कंट्रोल करता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी पावर शेयरिंग। हाँ, वो आंकड़ा। चेतन मन जो हमारा लॉजिकल दिमाग है उसके पास सिर्फ 10% शक्ति है, ओनली 10%। और बाकी की 90% वो पूरी की पूरी अवचेतन मन के पास है। ये एक विशाल शक्तिशाली जीएंट की तरह है। तो ज्यादातर लोग सिर्फ अपने 10% से ही काम चला रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ अपने 10% चेतन मन से ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके पास एक 90% पावर वाला इंजन बेकार पड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा चेतन मन कमजोर है, बस उसका रोल अलग है। बिल्कुल, चेतन मन कमजोर नहीं है, वो कप्तान है। यूट्यूब वीडियो में एक बेहतरीन एनालॉजी दी गई है कि हमारा चेतन मन एक जहाज का कप्तान है। अच्छा, वो तय करता है कि जहाज को कहाँ जाना है, लेकिन अवचेतन मन वो पूरा जहाज और उसका इंजन रूम है, जो कप्तान के आदेशों को बिना सवाल के मानता है। तो समस्या तब होती है जब कप्तान खुद ही कंफ्यूज्ड हो। हाँ, या लगातार गलत आदेश दे रहा हो। जहाज तो वहीं जाएगा जहां कप्तान उसे ले जाएगा, चाहे वो सही मंजिल हो या फिर कोई चट्टान। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो असल में हमारे ही दिए गए आदेशों का नतीजा है। हमारी आज की जिंदगी हमारे उन विचारों और विश्वासों का आईना है जिन्हें हमने बार बार दोहराया है। जैसे अगर कोई मानता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका अवचेतन मन इस आदेश को सच मान लेता है और फिर वो ऐसे हालात पैदा करेगा, ऐसे मौके गवाएगा जिससे ये विश्वास और भी पक्का हो जाए। वो उन मौकों को देख ही नहीं पाएगा जो उसकी इस धारणा को गलत साबित करते हों। इसी को डॉक्टर मर्फी विश्वास का नियम कहते हैं, है ना? द लॉ ऑफ बिलीफ। हाँ। उनका कहना है विश्वास वो विचार है जिसे आपका मन सच मान लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। अच्छा। वो सिर्फ दो भाषाएं समझता है। पहली है दोहराव, रेपिटेशन, और दूसरी है तीव्र भावना, स्ट्रॉन्ग इमोशन। मतलब जिन विचारों के साथ गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो सीधे अवचेतन में छप जाती हैं। एग्जैक्टली। शायद इसीलिए बचपन के अनुभव हम पर इतना गहरा असर डालते हैं, क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन, वो तर्क करने वाला गार्ड, पूरी तरह से विकसित नहीं होता और बातें सीधे अंदर चली जाती हैं। एकदम सही। बचपन में सुनी बातें जैसे तुम ये नहीं कर सकते या पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, ये सब सीधे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड की तरह इंस्टॉल हो जाती हैं। और हम पूरी जिंदगी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चलते रहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हम हमेशा बाहरी दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं। हाँ, नौकरी बदलो, शहर बदलो। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि असली काम तो अपनी भीतरी दुनिया पर करना है, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। जब आप अंदर के ब्लूप्रिंट को बदलते हैं तो बाहर की इमारत अपने आप बदलने लगती है। ठीक है, तो ये बात तो साफ है कि हम सब किसी ना किसी तरह से प्रोग्राम्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? बिल्कुल, और यहीं से ये ज्ञान असल में एम्पावरिंग बनता है। इसे बदलने के कई तरीके हैं और सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका
हमारे शब्दों में छिपा है, हमारी सेल्फ टॉक। वो बातें जो हम दिन भर मन ही मन खुद से करते रहते हैं। हाँ, वही असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो अंदर की आवाज जो लगातार चलती रहती है। उफ, मैं फिर लेट हो गई, ये मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वो आदेश हैं जो कप्तान लगातार इंजन रूम को भेज रहा है। सही बात है। इसे बदलने के लिए हमें सचेत रूप से बेहतर आदेश देने होंगे। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं इसे करने का तरीका ढूंढ रही हूँ, या मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, ये अपने अवचेतन मन को जानबूझकर नए निर्देश देना है। स्रोतों में इसका कोई उदाहरण है क्या? हाँ, एक गायिका की बहुत अच्छी कहानी है। वो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन उसे स्टेज फ्राइट था। स्टेज पर जाने से बहुत डरती थी। हाँ, और इस डर की वजह से वो एक बार फेल भी हो गई थी। फिर किसी ने उसे इस सिद्धांत के बारे में बताया। उसने एक एफर्मेशन यानी एक सकारात्मक वाक्य का इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या था वो वाक्य? वो हर रोज दिन में कई बार खुद से कहती थी, मैं एक बेहतरीन गायिका हूँ, मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। और वो इसे सिर्फ रटती नहीं थी, बल्कि महसूस भी करती थी। हाँ, यही जरूरी है। और कुछ ही हफ्तों बाद एक बड़े कंपटीशन में उसने न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि पहला पुरस्कार भी जीता। वाह, सिर्फ एक वाक्य को दोहराने से इतना बड़ा बदलाव। ये सजेशन की शक्ति है। जब आप किसी विचार को बार बार और भावना के साथ दोहराते हैं, तो वो आपके चेतन मन के तर्क वाले फिल्टर को बाईपास करके सीधे अवचेतन मन में पहुंच जाता है। और एक बार वो वहां पहुंच गया तो अवचेतन मन उसे सच बनाने में लग जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका हुआ एफर्मेशंस। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, और वो है विजुअलाइजेशन, यानी मन में किसी चीज की तस्वीर बनाना। क्योंकि हमारा अवचेतन मन तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। निकोला टेस्ला के बारे में भी यही कहा जाता है। हाँ, कि वो अपने आविष्कारों को बनाने से पहले उन्हें अपने दिमाग में पूरी तरह से चलते हुए देखते थे। वो अपने दिमाग में पूरे आविष्कार का 3D मॉडल बना लेते थे, उसे चलाते थे, उसके पुर्जे बदलते थे, और जब वो उनके दिमाग में परफेक्टली काम करने लगता था, तभी वो उसे असल में बनाते थे। पर ये काम क्यों करता है? कल्पना करना और असल में कुछ होने में तो बहुत फर्क है। हमारे चेतन मन के लिए फर्क है, लेकिन अवचेतन मन के लिए नहीं। आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं कर सकता। अच्छा। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत और भावना से कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग वही न्यूरल पाथवे फायर करता है जो उस घटना के असल में होने पर होते। अच्छा, तो इसीलिए जब हम किसी बुरी घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल तेज धड़कने लगता है। एग्जैक्टली, शरीर उसे सच मानकर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। तो जब आप सफलता की कल्पना करते हैं और उसे सच में महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक वास्तविक याद की तरह दर्ज कर लेता है। और फिर वो उस भीतरी हकीकत को बाहरी दुनिया में लाने के लिए रास्ते खोजना शुरू कर देता है। हाँ। स्रोतों में इसे करने के लिए किसी खास समय या तकनीक का जिक्र है? हाँ, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक पहले के 5-10 मिनट, जब हमारा चेतन मन शांत हो रहा होता है। हाँ, और हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। इसे अल्फा स्टेट भी कहते हैं। एक तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्राइम टाइम है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? एक तकनीक बताई गई है कि आप अपने लक्ष्य को एक वाक्य में लिखें, फिर इसे अपनी आवाज में फोन पर रिकॉर्ड कर लें, और रात को सोते समय ईयरफोन लगाकर इसे लूप पर सुनें, और सुनते सुनते उसकी कल्पना करें जब तक आपको नींद ना आ जाए। ये तो सच में कमाल का हैक है। अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों पर आते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉरिस गुडमैन, जिन्हें मिरेकल मैन कहते हैं, उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये कहानी मन की शक्ति का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। 1981 में मॉरिस गुडमैन एक प्लेन क्रैश में बुरी तरह घायल हो गए। उनकी 100 से ज्यादा हड्डियां टूटी थी। वो कुछ भी हिला नहीं सकते थे, सांस लेने के लिए भी वेंटिलेटर पर थे। और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो जिंदगी भर बिस्तर पर ही रहेंगे अगर बच गए तो। उस हालत में कोई इंसान सोचने की शक्ति भी कैसे रख सकता है? और यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उनका मन नहीं। उन्होंने अपने मन में एक लक्ष्य तय किया, मैं क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलकर इस अस्पताल से बाहर जाऊंगा। डॉक्टरों की राय के बिल्कुल खिलाफ जाकर। बिल्कुल। वो दिन भर हर पल बस एक ही चीज की कल्पना करते थे कि वो अपने पैरों पर चल रहे हैं। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे, और ठीक 8 महीने बाद क्रिसमस के दिन मॉरिस गुडमैन ने अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर कदम रखा।
ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, तो अगर ये सिद्धांत शरीर को ठीक कर सकता है, तो क्या ये धन को आकर्षित करने पर भी लागू होता है? स्रोतों के अनुसार बिल्कुल। पैसे की कमी या अधिकता भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिक पैटर्न है। जैसे कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, ये बातें हम बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, और ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। फिर अगर हमारे पास पैसा आने भी लगता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे दूर धकेल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैसा एक बुरी चीज है। तो हमें पैसे को लेकर अपने विश्वास बदलने होंगे। सही बात है। जैसे पैसा एक बहुत अच्छा साधन है, जिससे मैं और दूसरों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक उलझन है। हम सब ने उन लोगों के बारे में सुना है जो आईने के सामने खड़े होकर चिल्लाते हैं, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, पर कुछ नहीं बदलता। ऐसा क्यों? आपका शक बिल्कुल जायज है। ये इसलिए काम नहीं करता क्योंकि जब आप कहते हैं मैं अमीर हूं, लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली है, तो आप अपने ही दिमाग के दो हिस्सों को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। अच्छा, एक मानसिक संघर्ष पैदा हो जाता है। हाँ, आपका चेतन मन जो लॉजिकल है तुरंत कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, और इस संघर्ष के कारण वो संदेश अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसका सही तरीका क्या है? बेहतर एफर्मेशन वो है जिस पर आपका चेतन मन भी थोड़ा यकीन कर सके। मैं अमीर हूं की बजाय ये कहना ज्यादा प्रभावी है, मैं दिन ब दिन और अमीर बनता जा रहा हूं। या मेरे पास पैसा कमाने के नए नए अवसर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये वाक्य ज्यादा विश्वसनीय लगता है। इसमें कोई संघर्ष नहीं है, और फिर ये संदेश आसानी से अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूआंस है। अब सफलता की बात करते हैं। स्रोतों में सफलता के लिए 3 कदम बताए गए हैं। हाँ, और ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। पहला कदम है वो काम करें जिससे आप सच में प्यार करते हैं। दूसरा? किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये सुनिश्चित करें कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए भी कुछ अच्छा कर रहा हो। आपकी सफलता से दूसरों का भी भला होना चाहिए। स्वार्थी होकर सच्ची सफलता नहीं मिलती, कभी नहीं। आपका उद्देश्य आपसे बड़ा होना चाहिए। और यही सिद्धांत डर और बुरी आदतों जैसी चीजों पर भी लागू होता है। बिल्कुल। एक बच्चे की कहानी है जिसे पानी से बहुत डर लगता था। उसे सिर्फ ये कल्पना करने के लिए कहा गया कि वो पानी में तैर रहा है और बहुत मजे कर रहा है। और सिर्फ कल्पना के जोर पर उसके मन से पानी का डर निकल गया। हाँ, और उसने सच में तैरना सीख लिया। और बुरी आदतों के लिए सिद्धांत है, लड़ो मत, बदलो। रिप्लेस, डोंट रेजिस्ट। मतलब किसी आदत से लड़ने की जगह उसे एक अच्छी आदत से बदल दो। सही। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो और मजबूत होती है, तो बुरी आदत पर नहीं, अच्छी आदत बनाने पर ध्यान दें। तो इन सभी कहानियों और तकनीकों को समेटें तो बड़ा संदेश क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्य बात ये है कि हम सब प्रोग्राम किए गए हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम सिर्फ प्रोग्राम नहीं हैं, हम प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। बहुत खूब कहा। द बिग आइडिया isn't that we are puppets of our subconscious, but that we can become the puppeteer. हमें बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। हमें बस अपनी भीतरी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। हाँ, जब अंदर का सॉफ्टवेयर बदलता है तो बाहर की स्क्रीन पर तस्वीर अपने आप बदल जाती है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। यहाँ एक आखिरी गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। ये सारे स्रोत हमें धन, स्वास्थ्य या सफलता जैसे खास लक्ष्यों को पाने के लिए अपने मन को प्रोग्राम करना सिखाते हैं। जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होगा अगर कोई अपने अवचेतन मन को किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि एक अवस्था या गुण के लिए प्रोग्राम करे? मतलब मैं अमीर हूं की जगह अगर कोई अपने मन को मैं हर हाल में रेजिलिएंट हूं, या मैं असीम रूप से जिज्ञासु हूं, या मैं हर किसी के प्रति गहरी करुणा महसूस करता हूं के लिए प्रोग्राम करे, तो अच्छा, यह न केवल हमारे लक्ष्यों को बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की यात्रा को ही कैसे बदल सकता है। यह एक विचार है जिस पर मंथन किया जा सकता है।